नमस्कार दोस्तों, क्राइम फाइल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में आज उस वारदात की बात करेंगे जिस वारदात के बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को अब तक के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एनकाउंटर करना पड़ा। क्या हुआ, ये पूरा मामला क्या था और जिस शख्स को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है उसकी पूरी कहानी क्या है, आज इसको हम विस्तार से समझेंगे। दरअसल अंबेडकर नगर की जगदीशपुर में मंगलवार की तड़के सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास जब आप और हम सुकून की नींद में सो रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश की एसटीएफ एक ऐसे कुख्यात अपराधी का पीछा कर रही थी जिस अपराधी के ऊपर 6 हत्याएं और कई डकैती के मामले दर्ज हैं। दरअसल इस दरमियान उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के साथ उसकी मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ उस बदमाश को ढेर कर देती है। इस बदमाश की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो इस बदमाश की कहानी को सुनकर आपको यकीन होगा कि आखिर ये बदमाश उत्तर प्रदेश एसटीएफ के लिए कैसे चुनौती बना था और कैसे उत्तर प्रदेश की एसटीएफ जब इस बदमाश को पकड़ने गई तो इसने उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के ऊपर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में इस शख्स की मौत हो गई। दरअसल आसिफ अली नाम का ये शख्स जिस पर कई हत्याएं और कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिन मामलों को लेकर लगातार पुलिस को उसकी तलाश थी। 6 मार गैंग का ये सरगना था। 6 हत्याओं में ये शख्स मोस्ट वांटेड था और कच्चा बनियान गिरोह। आपको अगर मैं 2015 से 20 के उस समय पर ले चलूं जब उत्तर प्रदेश के अवध, पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई इलाके कच्चा बनियान गिरोह जैसे एक गिरोह से बहुत ज्यादा परेशान थे, जिस गिरोह का सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव होता था कि वो डकैती के बहाने घर में प्रवेश करता था, उसके बाद डकैती करता था और डकैती के दरमियान जब परिवार वाले उस डकैती का विरोध करते थे तो ये जो कच्चा बनियान गिरोह था ये परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला करता था और इस कदर हमला करता था कि परिवार के कई लोगों की मौत हो जाती थी। और ये आसिफ जिस एनकाउंटर में मारा गया है, आसिफ इसी कच्चा बनियान गैंग का सरगना था। नोएडा एसटीएफ के एडिशनल एसपी ने इस बात की जानकारी दी, पूरा ब्रीफ करके बताया कि जौनपुर में डकैती में 2 महिलाओं की हत्या, 5 लोगों पर जानलेवा हमला, पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम जौनपुर की रख चुकी थी इसके ऊपर, जिसके चलते इसकी तलाश थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में इस शख्स के ऊपर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और कई जिलों की पुलिस को इस शख्स की तलाश थी। अब ऐसे में अगर बात करें इसकी क्राइम की शुरुआत कहां से हुई, इसकी क्राइम फाइल्स खुली कहां से और कब से इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा कि महज 11 साल के अंदर इस शख्स ने, क्योंकि 2015 में इसने पहली वारदात को अंजाम दिया जैसा बताया जा रहा है और 2026 यानी 11 साल के अंदर ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, खासकर अगर मैं अवध की बात करूं तो अवध का क्षेत्र और मध्य उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया था। शुरुआत 2015 से जब कानपुर का मकनपुर आसिफ नाम का ये शख्स बावरिया गैंग के लिए काम करना शुरू करता है। सबसे पहले इसका परिवार बहुत गरीब था, ये झोपड़पट्टियों में रहता था और 2015-16 के दरमियान आपको याद होगा जब देश भर में आधार कार्ड बनाए जाने को लेकर स्थितियां बहुत तेज थी और सरकार प्रमुखता से आधार कार्ड को लेकर लोगों को फोकस कर रही थी, उस दरमियान ये शख्स अपने परिवार का आधार कार्ड बनवाता है और अपने परिवार और खुद को एक नई पहचान देता है। इसी पहचान के साथ वो बावरिया गैंग से जुड़ता है और कई लूट और छोटी मोटी चोरियों को वहीं से अंजाम देने की शुरुआत करता है। 2015 का ही वो साल था जब कानपुर के खाड़ा गांव में राजा सिंह के घर पर पहली लूट होती है, पहली डकैती उनके घर पर डाली जाती है। राजा सिंह को बंधक बनाया जाता है इस दरमियान इस शख्स और इसके गुर्गों द्वारा। उसके बाद राजा सिंह को इतनी बुरी तरह से पीटा जाता है कि राजा सिंह की पिटाई के चलते मौत हो जाती है। यही वजह थी कि आसिफ अली को 2015 में ही कानपुर छोड़कर वहां से भागना पड़ा। अब 19 अक्टूबर की बात करें तो 19 अक्टूबर 2013 सुल्तानपुर जब वो 10 गुर्गों के साथ एक डकैती को अंजाम देता है और एक शख्स की हत्या कर देता है, पूरे परिवार को बंधक बनाता है और उसके बाद एक शख्स की पीट कर हत्या कर देता है। साल 2014 जौनपुर का शाहगंज, ये मामला सबसे ज्यादा दिलचस्प है और इस मामले ने शाहगंज समेत जौनपुर में एक हलचल मचा दी थी इस कच्चा बनियान गिरोह को लेकर, जिस गिरोह ने लोगों के अंदर इतनी दहशत पैदा की कि लोग शाम होते सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से भी कतराते थे।
साल था 2014 जब शाहगंज में एक डकैती की गई। कई लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। परिवार में तकरीबन 15 से 16 लोग थे। ज्वाइंट फैमिली थी, बड़ा परिवार था। इन सभी लोगों को, इन 12 से 13 लोगों ने आसिफ खान के नेतृत्व में घर में घुसकर सबसे पहले परिवार वाले लोगों को बंधक बनाया। इतनी मारपीट की कि 2 महिलाओं की मौत हो गई। और ये वाकया है 2014 का, जौनपुर का शाहगंज। एक और वारदात 15 अगस्त 2015 की। ये वारदात आज़ादी के ठीक दिन की गई थी, क्योंकि जिस दिन देश आज़ादी का जश्न मना रहा था साल 2015 में, उस दिन कौशाम्बी में एक डकैती डालने की योजना आसिफ अली अपने सहयोगियों के साथ बना रहा था। परिवार को बंधक बनाया गया। परिवार ने जब इस लूट डकैती का खुलकर विरोध किया, तब आसिफ अली ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर पति पत्नी की हत्या कर दी, जो इस घर में मौजूद थे। यहीं से आसिफ अली का गैंग कच्छा बनियान गिरोह, जिसकी दहशत पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग फैल गई। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो पूर्वांचल का मऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर, अगर मैं बात करूं बनारस, यानी कि पूर्वांचल से अवध और अवध से मध्य उत्तर प्रदेश तक, ये कई ऐसे जोन थे जिन जोन में कच्छा बनियान गिरोह की दहशत इस कदर फैल गई कि लोग इस गिरोह के नाम से ही कांपने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है, अगली मैं 19 अगस्त 2015 की कहानी बताऊंगा, लेकिन इस कहानी से पहले एक चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कच्छा बनियान गिरोह, जिसका आसिफ अली सरगना था, ये गैंग कैसे लगातार इन तमाम इलाकों में एक्टिव था, पुलिस को कैसे ये चकमा देता था और कैसे इन तमाम वारदातों को अंजाम देता था। अगर इसकी मैं बात करूं तो जब इसने डकैती की शुरुआत की, डकैती में इसके गैंग वाले इतने ब्रूटल हो जाते थे कि परिवार वालों को बंधक बनाने के बाद उनकी हत्या करने से नहीं बचते थे। जैसे मानकर चलिए, अगर इस शख्स ने कानपुर के अंदर कोई वारदात को अंजाम दिया, किसी डकैती को अंजाम दिया, हत्या को अंजाम दिया, कानपुर पुलिस पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती थी इस गैंग को लेकर। उस इलाके के लोग पूरी तरह से सतर्क हो जाते थे। लेकिन इस दरमियान वो अपने गैंग के साथ तुरंत जिला बदलता था, और बगल वाला जिला नहीं, 3-4 जिले छोड़कर सबसे पहले इसके साथ जो महिलाएं रहती थी, वो महिलाएं उस पूरे मोहल्ले में रेकी करती थी। पूरे मोहल्ले में ये समझती थी कि किसके घर पर कितना ज्यादा धन हो सकता है, पैसा हो सकता है, कौन कितना संपन्न है। 2-3 महिलाओं को ये जिम्मेदारी थी, जो महिलाएं उस पूरे मोहल्ले की रेकी करती थी, भीख मांगने के नाम पर या फिर अपना कोई सामान बेचने के नाम पर, दुकानदारी के नाम पर। वो महिलाएं इन मोहल्लों में जाकर घरों में रेकी करती थी और शाम को पूरी डिटेल दी जाती थी आसिफ अली को, उसके सहयोगियों को, और उसके बाद उस घर को चिन्हित करके उस घर में रात में डकैती, और डकैती से अगर कोई भी आप विरोध में आवाज उठाते तो परिवार के किसी ना किसी सदस्य की हत्या कर दी जाती थी। ये इतना शार्प माइंडेड था कि ये जिले लगातार बदलता रहता था, और जिसके चलते उस जिले की पुलिस के सामने ये नई चुनौती के तौर पर होती थी और वो इस शख्स को पकड़ नहीं पाती थी। एक और वाक्य मैं आपको बताना चाहूंगा। साल था 2015 ही, 19 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को एक लूट हुई, 19 अगस्त 2015 को दूसरी लूट, यानी कि महज 4 दिन बाद इस शख्स ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर क्षेत्र में डकैती डाली और एक महिला पर जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला के बीच इस महिला की जिंदगी तो बच गई, लेकिन 19 अगस्त 2015 को ही आसिफ अली ने अपने गैंग के साथ मिलकर 5 डकैतियों को अंजाम दिया एक ही रात में। यानी कि पहली डकैती ये, 5 डकैतियां, और जिस डकैती को अंजाम देने के बाद वो यहां से फरार हो गया। साल 2026 में इस वक्त हम मौजूद हैं और बीती मंगलवार अभी इस तड़के सुबह इस शख्स का पुलिस ने एनकाउंटर किया, एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है, और एनकाउंटर के बाद जो ब्रीफ किया वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। ब्रीफ में एडिशनल एसपी ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे इस शख्स को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। ये लगातार अपनी लोकेशन बदलता था, अपनी शक्ल बदल कर घूमता था, पुलिस को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश करता था कि पुलिस को चकमा दिया जा सके, जिसके चलते इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन बीते मंगलवार सुबह, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि पुलिस की टीम को इसकी लोकेशन मिलती है आप उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ही पुलिस तड़के सुबह लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच का वक्त था जब इसको घेरती है। इसको घेरे जाने के बाद पुलिस इसे रोकने का इशारा करती है। ये रुकता नहीं है, उल्टा पुलिस पर फायरिंग कर देता है, एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर देता है, जिसके बाद एसटीएफ जवाबी कार्रवाई करती है और जवाबी कार्रवाई में आसिफ अली मारा जाता है।
तो इस पूरी कहानी और इसकी इस क्राइम फाइल से आप ये समझ गए होंगे कि आसिफ अली का मारा जाना, आसिफ अली का पकड़ा जाना अपने आप में कितना ज़रूरी था। और इस एनकाउंटर को इसीलिए मैंने जब शुरुआत की तो ये कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ का ये सबसे बड़े एनकाउंटर में से एक है, क्योंकि एक ऐसा शातिर अपराधी जिसके नाम से पूरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ ही आसपास के हरियाणा और कई राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में इसका गैंग पूरी तरह सक्रिय था और लगातार लूट की वारदात को अंजाम देता था। कच्चा बनियान गिरोह का ये सरदार था और इसके हत्या का पैटर्न, लूट का पैटर्न बहुत अलग था और हमेशा ये कोशिश करता था हत्या के दरमियान की बंदूक का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि बंदूक के इस्तेमाल से आवाज़ बहुत तेज़ निकलती है और ऐसे में ये आवाज़ पड़ोसियों तक पहुंच सकती है, जिसके चलते ये लोग पहले परिवार को बंधक बनाते थे, फिर धारदार हथियार से गला रेत कर परिवार की हत्या कर देते थे। आसिफ अली पर 6 से ज़्यादा हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं जो अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, न्यायालय में विचाराधीन हैं। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि आसिफ अली पर 20 से 25 से ज़्यादा ऐसी डकैती की वारदातें जिनमें ये आरोपी बनाया गया है और शख्स की तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ को थी, लेकिन बीते मंगलवार को ये शख्स पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो क्राइम फाइल्स में आज की कहानी में बस इतना ही। लगातार हम आपको क्राइम फाइल्स के जरिए जुर्म से जुड़ी उन तमाम कहानियों से अवगत कराते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे, जो कहानियां सोचकर आपको भी शायद विश्वास ना हो कि कोई शख्स इस तरह की वारदात में आखिर कैसे शामिल हो सकता है, कोई शख्स ऐसी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। नमस्कार।